नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं सीटेट 2019 के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिए। इसके साथ ही अगर आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर बिल्कुल फ्री में आपको पूरा स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। तो मनोविज्ञान वर्तमान समय के अंदर क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। तो हम इस वीडियो के अंदर मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं। सीटेट में जो मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के अंदर। मनोविज्ञान के अर्थ में क्रमशः परिवर्तन होता गया है। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के एक अंग के रूप में जाना जाता रहा है। अरस्तु और जो कि प्लेटो के शिष्य थे के समय के पश्चात प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे ने 16वीं सदी तक मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। फिर इटली के दार्शनिक पोम्पोनोजी ने मनोविज्ञान को मस्तिष्क या मन का विज्ञान माना। तत्पश्चात 16वीं सदी के अंत में विलियम जेम्स सली और विलियम बुंट ने चेतना का विज्ञान माना तथा बाद में इस अवधारणा को नकार दिया गया। वह अंत में वर्तमान 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोविज्ञान को जेबी वॉटसन ने व्यवहार का विज्ञान माना। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को त्यागा, फिर अपने मन का त्याग किया और अंत में अपनी चेतना खोई और अब एक प्रकार के व्यवहार को अपनाए हुए है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है यह कथन। अगला क्वेश्चन है, आश्रित चर वह है जो, राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, स्वतंत्र चर के परिणाम स्वरूप रहता है। तो आश्रित चर वह चर होता है जिसके बारे में शोधकर्ता कुछ पूर्व कथन करना चाहता है। इसे अनुक्रिया चर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई बालक 5 वर्ष का है और उसकी मानसिक आयु 4 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, ये बताना है। तो बुद्धि लब्धि हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? IQ बराबर 4/5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कितने से करना है? 100 से करना है, बराबर 80 आ जाएगा यहाँ पे। तो मंद बुद्धि बालक होगा ये। अगला क्वेश्चन है, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शारीरिक विकास के लिए किया जाता है। और यहाँ पे दिखा देते हैं अभिवृद्धि और विकास के अंदर अंतर क्या है। अभिवृद्धि समझ लीजिए पहले, विशेष आयु तक चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। परिणामात्मक परिवर्तन होते हैं। वृद्धि विकास का एक चरण है। परिवर्तनों को देखा और नापा जा सकता है। केवल शारीरिक परिवर्तन होते हैं अभिवृद्धि के अंतर्गत। संकुचित अर्थ होता है अभिवृद्धि का। इसके बाद में विकास देखते हैं तो जन्म से मृत्यु तक चलता है ये। गुणात्मक और परिणामात्मक दोनों होता है। विकास में वृद्धि भी शामिल हो जाती है। अनुभव किया जा सकता है। सर्वांगीण विकास विकास के अंतर्गत आता है। अर्थ व्यापक होता है और अभिवृद्धि एवं विकास एक दूसरे के पूरक हैं। शारीरिक लब्धि का सूत्र बताना है तो यहाँ पे आ जाएगा, शारीरिक योग्यताओं को मापने के लिए शारीरिक लब्धि कहलाती है, जिसमें शारीरिक लब्धि का सूत्र शारीरिक आयु बटे वास्तविक आयु, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 100 से, यानी PA बटे CA मल्टीप्लाई 100। अगला क्वेश्चन है, AAMD संबंधित है तो किससे संबंधित है? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, मंद बुद्धि बालकों से संबंधित है। तो मानसिक विमंदित बालकों के लिए मंगलोजिम शब्द का प्रयोग किया जाता है। 1913 में इंग्लैंड में मेंटल डिफेंसी बनाकर मंदबुद्धि और पिछड़े बालकों में अंतर के बारे में बताया गया। वर्तमान में मंदबुद्धि बालकों के लिए अमेरिकी संस्थान यानी AAMD, अमेरिकन एसोसिएशंस ऑन मेंटल डिफेंसी भी कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, CW बियर्स। तो CW बियर्स, इनको आरंभ करने का श्रेय CW बियर्स को जाता है। उन्होंने 1908 में अपनी पुस्तक ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ को प्रकाशित करके इस आंदोलन की शुरुआत चिकित्सालयों में पागलों की दशा में सुधार करने के लिए किया गया। अगला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन पद्धति में शिक्षक की भूमिका होती है। तो शिक्षक की भूमिका क्या होती है किंडरगार्टन पद्धति के अंदर? राइट आंसर यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन, पथ प्रदर्शक होता है शिक्षक। यहाँ पे फोब्रेल के अनुसार बच्चे किंडर यानी पौधे के समान होते हैं, शिक्षक उनका पथ प्रदर्शन करता है। अगला क्वेश्चन है, संगठित व्यक्तित्व कहते हैं जिसमें निम्नांकित पक्षों का विकास हुआ हो।
राइट आंसर उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सामाजिक पक्ष, मानसिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष। तो संगठित व्यक्तित्व या सदृढ़ जो व्यक्तित्व होता है उसमें सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक पक्ष प्रबल एवं स्थिर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अचेतन मन का अध्ययन किसमें किया जाता है? मनोविश्लेषण विधियों के द्वारा अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अवलोकन, साक्षात्कार एवं आत्मकथा सभी वैज्ञानिक अध्ययन की उपयुक्त विधियां हैं जिन्हें विश्लेषण विधियों के अंतर्गत रखा जाता है। मनोविश्लेषण विधियों द्वारा अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, लब्धि बुद्धि यानी बुद्धि लब्धि के अनुसार बालक होते हैं। तो सभी प्रकार के होते हैं बुद्धि लब्धि के अनुसार, औसत भी होते हैं, मंद बुद्धि भी होते हैं, प्रखर भी होते हैं। तो बुद्धि लब्धि के आधार पर बालकों को 3 वर्गों में बांटा गया, जिसमें औसत, मंद और प्रखर बुद्धि में वर्गीकृत किया गया है। प्रखर बुद्धि के बालकों की बुद्धि लब्धि 140 या इसके ऊपर होती है। औसत बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से 109 के बीच में होती है। मंद बुद्धि बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है 80 से 89 के बीच में होती है। अगला क्वेश्चन है, जटिल समस्यात्मक बालक के लक्षण हैं। तो क्या लक्षण होंगे यहाँ पे? विशेष प्रकार की शारीरिक संरचना, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। तो उपयुक्त वाक्यों में ए और बी विशिष्ट बालकों के लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। जो ए है और बी है विशिष्ट बालक के लक्षण को प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद में माता पिता की मनोदशा को दर्शाता है। सी जो माता पिता का मानसिक असंतुलन से संबंधित है। इसके बाद में डी समस्यात्मक बालकों का एक प्रकार है। विशेष प्रकार की जो शारीरिक संरचना होगी वो यहाँ पे समस्यात्मक बालक का एक प्रकार यहाँ पे माना गया है। अगला क्वेश्चन है, युंग व जुंग ने व्यक्तित्व के कौन से प्रकार बताए? तो कौन से प्रकार बताए? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी बताए हैं। जुंग ने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए, जिसमें अंतर्मुखी जो कम बोलते हैं, आत्मचिंतक, चिंताग्रस्त। बहिर्मुखी यहाँ पे बहादुरी के कार्य, हंसमुख, नेता आदि। वर्तमान में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त व्यक्तित्व का वर्गीकरण जुंग का है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में व्यक्तिक क्रियात्मक परीक्षाएं कौन सी है? राइट आंसर डी ऑप्शन ए और बी आ जाएगा। वेसलर वैल्यूब टेस्ट और प्रेटियस भूल भुलैया टेस्ट। तो यहाँ पे बात करते हैं प्रेटियस भूल भुलैया टेस्ट। यह परीक्षण 3 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए है, जिसमें बालकों को पेंसिल व कागज देकर भूल भुलैया के सही रास्ते पर चिन्ह लगवाया जाता है। वेसलर वैल्यूब टेस्ट, इसका निर्माण 1944 में 10 से 60 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों की बुद्धि परीक्षा लेने के लिए किया गया था और 1955 में इसे संशोधित करके 16 से 64 वर्ष तक के वयस्कों के लिए किया, जिसमें 5 मौखिक और 5 क्रियात्मक परीक्षण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं? कौन कहलाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन आ जाएगा, मैकडूगल। तो मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत का प्रतिपादक प्रसिद्ध अंग्रेज मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल है। उनका कहना है कि ऐसे अनेक कार्य या व्यवहार हैं जिनको मनुष्य एवं जीव जंतुओं को सीखना नहीं पड़ता, जैसे बालक के द्वारा माँ का स्तनपान, शिशु द्वारा तैरना। वे इन कार्यों को अपनी मूल प्रवृत्ति, आंतरिक प्रेरणा, नैसर्गिक शक्ति के कारण करते हैं। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों के बारे में नीरू सिद्धांत प्रतिपादित किया। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मूल प्रवृत्तियां मनुष्य व्यवहार की सब क्रियाओं का चालक है। यदि इन क्रिया प्रवृत्तियों में संबंधित संवेगों को हटा दिया जाए तो व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में समर्थ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा प्रदान करने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो कौन निभाता है अभिप्रेरणा प्रदान करने में? यहाँ पे राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, शिक्षक। तो बालकों को अभिप्रेरणा प्रदान करने का सर्वाधिक सशक्त माध्यम शिक्षक है। शिक्षक की वह व्यक्ति होता है जो बालक का स्वभाव और उनकी विशेषताओं के अनुरूप अभिप्रेरणा प्रदान करता है। अभिप्रेरणा अधिगम के लिए कोई आवश्यक शर्त नहीं है, लेकिन फिर भी अभिप्रेरणा अधिगम प्रक्रिया को गतिशीलता प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, पिछड़े बालक की विशेषता है। तो यहाँ पे हो जाएगी शिक्षा के क्षेत्र में किसी विषय विशेष में कमजोर। अगला क्वेश्चन, बालापचार का कौन सा कारण नहीं है? कौन सा कारण नहीं है? यहाँ पे समायोजन कारण नहीं है। डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सृजनात्मकता का मापन किसने किया? किसने किया था? बाकर, मेहंदी और पाशी।
अगला क्वेश्चन, रुचि शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो रुचि शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई। रुचि शब्द लैटिन भाषा के इंटरेस्ट से बना है, जिसका सामान्य अर्थ संबंध की भावना या अन्य से महत्वपूर्ण है। तो ये आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छा लगा तो सभी के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, लिंक नीचे दिया हुआ है। जय हिंद, वंदे मातरम।